किसी भी क्षेत्र को जानने के लिए जानने के लिए पुरातात्विक और साहित्य। पुरातात्विक का मतलब होता है जैसे मुद्रा हो और आपके इसको क्या कहेंगे स्मारक। ठीक है, पुरातात्विक का मतलब होता है जब भी हमें किसी भी क्षेत्र से कोई अवशेष प्राप्त होते हैं दिखे। अब अभिलेख का मतलब होता है उसमें आपके गुहा लेख भी हो सकते हैं, स्तंभ लेख भी हो सकते हैं। स्तंभ लेख का मतलब समझ सकते हैं, पत्थरों पर लिखा हुआ एक स्तंभ की तरह जिसमें कुछ काट करके लिखे गए हैं, उनको हम स्तंभ लेख कह सकते हैं। और कुछ ऐसे गुहा लेख जैसे स्तंभ लेख, गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब समझते हैं? गुहा लेख का मतलब पत्थरों की गुफाओं में, पत्थरों की गुफाओं में कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जो हमें उस समय की वास्तविक ऐतिहासिक जानकारी देते हैं कि उस समय का समाज किन किन चीजों से परिचित था, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करता था। आपने देखा होगा कि जब भी इतिहासकारों ने इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास किया है तो उन्होंने इतिहास को कई पार्टों में विभाजित किया है। जैसे इतिहास को सबसे पहले आपका पुरातात्विक प्रागैतिहासिक काल और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है और उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल आता है। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है पूरा पाषाण युग, मतलब जब मनुष्य का जीवन चारों तरफ इससे घिरा हुआ था पत्थरों से। वो अपने जीवन जीने के लिए उन पत्थरों का उपयोग करते थे जिससे वो उसको जानवरों को मार करके अपना जीवन का आहार बनाते थे और जीवन यापन करते थे। तो आगे चलकर में पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई लेखन सामग्री हमें प्राप्त नहीं हुई है जिससे हमें उसकी और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। अब आपका आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हम पूरी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता एक विकसित क्षेत्र था और एक विकसित सभ्यता थी, लेकिन उनके जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, तात्विक स्रोत जो हमें प्राप्त होते हैं उनको अभी तक हम पढ़ नहीं सके। इसलिए उस पाठ को किसके अंतर्गत कर दिया? आद्य ऐतिहासिक काल। अब मेन आता है आपका ऐतिहासिक काल, जहाँ से हमें लेखन सामग्री प्राप्त होती है और उसके साथ साथ हमें पुरातात्विक स्रोत भी काफी मात्रा में प्राप्त होने लगते हैं और इस तरीके से ऐतिहासिक लेख का महत्व हमारे इतिहास में बढ़ जाता है। अब पुरातात्विक स्रोत के सबसे महत्वपूर्ण देखिए, स्रोत एक प्राथमिक होते हैं और द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक का मतलब क्या होता है? प्राथमिक सोर्स या कोई साक्ष्य तो प्राथमिकता किस आधार पर दी जाती है? हम श्रेणी में जो प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रमाण दे सके वो श्रेणी में रखे जाते हैं। तो जो आपके प्राथमिक स्रोत हैं उनको प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि ये साक्ष्य हमें उस समय की वास्तविक जानकारी देते हैं और उन्हें आज वर्तमान में हो या आगे चलकर भी उनके इतिहास को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो तिथि किसी भी सिक्के पर अगर लिखी है तो उसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता। तो मुद्रा लेख, मुद्रा लेख का मतलब क्या होता है? मुद्रा लेख में सिक्के, अब सिक्के किसी भी प्रकार हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, तांबे के भी हो सकते हैं, चांदी के भी हो सकते हैं और सोने के भी हो सकते हैं। तो खुदाई में प्राप्त मुद्रा से हमें
उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें हमारे इतिहास में जानने में महत्वपूर्ण होता है। अब स्मारक का मतलब क्या होता है? स्मारक का मतलब क्या होता है? भवन। प्राचीन काल के भवन आपने देखा होगा कि हमारे जो चीन के इतिहासकार थे, जो भारत में आए थे, एक हायान था और एक हुइशान। हायान कब आया था? गुप्त काल। कब आया था? गुप्त काल। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। तो उसने बताया था कि जो अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में एक भवन बनाया गया था, जिसको प्रासाद कहते हैं, तो वह एक ऐसा भवन था जो पूर्ण तरीके से अभी खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपनी उनको आंखों से देखा तो ऐसा आश्चर्य लगता था कि ये किसी मानव के द्वारा नहीं बना, ये किसी दैवी शक्ति के द्वारा ये महल का निर्माण किया गया है। इस तरीके के भवन का निर्माण का जो विचार प्रस्तुत करते हैं हायान, वो उस समय उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। हालांकि वो इंसान भी इसी प्रकार के भवन का वर्णन करते हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज को देखा नहीं। वो इंसान कब आया? हर्षवर्धन। तो उस समय तक पुराने जो भग्नावशेष थे वो खत्म हो चुके थे, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में उनके जो भग्नावशेष होते हैं थोड़ा बहुत वो बचा रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई इतिहास लेखन करते हैं तो किसी न किसी पुस्तक से या किसी न किसी प्राकृतिक साक्ष्यों के आधार पर भी हम लिखते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये क्या होती है? प्राकृतिक शोध, जो हमें इतिहास की वास्तविक जानकारी प्राप्त करता है। अब आ रहे हैं आपके साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत भी कई प्रकार के हैं। ब्राह्मण, ठीक, या वैदिक। देखिए भारत में साहित्यिक स्रोत कब से मिलने शुरू होते हैं? और जैसे हमारे इतिहास लेखन के अंतर्गत जो विदेशी इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने हमारे भारतीय इतिहास लेखन पर कई टिप्पणियां की। किस तरीके की? कि भारत में इतिहास लेखन या लेखन कार्य का बोध भारतीयों को नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया या कोई ऐसा लेख नहीं लिखा है जो हमें इतिहास की श्रेणी में रखा जा सके, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे भारतीय इतिहास जो है वो हमारे वेदों से ही संबंधित है, क्योंकि वेदों को ही हम ये कह सकते हैं कि वेदों को ही इतिहास के अंदर रखा जा सकता है, क्योंकि वेदों से हमें वास्तविक जानकारी प्राप्त हर विषय में होती है। तो जो इतिहासकार थे वो इस चीज को नकारते हैं कि यहाँ का ज्ञान नहीं था, तो वो गलत है। क्योंकि सबसे पहले आपके इतिहास शब्द का, वैसे तो हेरोडोटस को माना जाता है कि इतिहास के कौन है? यूनानी हेरोडोटस। लेकिन भारत के शास्त्रों में इतिहास का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद। किसमें मिलता है? अथर्ववेद। इतिहास शब्द का सबसे पहले किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी मिलता है, लेकिन ऋग्वेद का 10वां मंडल अथर्ववेद के बाद जोड़ा गया है। वो ऋग्वेद है जिससे हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले लिखा गया था, लेकिन ऋग्वेद के कुछ खंड हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। हाँ, तो नवीनतम है, तो 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया, अथर्ववेद की समय उसके बाद में लिखा गया। इसलिए इतिहास शब्द का जो अर्थ था या इतिहास शब्द जो भारत में इतिहासकारों द्वारा प्रदर्शित किया गया, तो सबसे पहले किसमें किया गया था? अथर्ववेद। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास हमारे भारतीयों के द्वारा या भारतीय इतिहासकारों के द्वारा इसको प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन नजरिया अलग था, उनका इतिहास को लिखने का नजरिया अलग था। तो हमारे भारतीय इतिहासकारों को या जो हमारे ब्राह्मण वर्ग के लोग होते थे, पूर्वज होते थे, उन्होंने भारत में लोगों के सामाजिक जीवन या आर्थिक जीवन से संबंधित जुड़ी हुई
हैं, ठीक है, इसमें लिखे हैं। हालांकि इसके बाद हमारे पुराण भी लिखे हैं, महाकाव्य भी लिखे हैं और इस अमृतज्ञान। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो सबसे पहले इसकी रचना की गई। उसके बाद वेदों को हर व्यक्ति आसानी से नहीं समझ सकता था, या हम ये कह सकते हैं कि इनको किसी के सामने प्रस्तुत करना इतना जटिल था, क्योंकि आम लोगों का जीवन और जो शिक्षित वर्ग का जीवन होता था बहुत ही अलग होता था। इसलिए इस वेदों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया, कुछ ग्रंथ लिखे विस्तारित रूप से और उन्हें आम जनलोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस तरीके से उन रचनाओं को क्या कहा गया, ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद इसमें ब्राह्मण का जो ब्राह्मण ग्रंथ होते थे उनमें किस तरीके का वर्णन किया, मान लीजिए वेद है, तो वेद में किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं बताया, वेदों का कर्मकांड बताया नहीं बताया, लेकिन वेदों को ही विस्तारित करने के लिए जब ब्राह्मणों ने कुछ रचनाएं लिखी, उनको प्रस्तुत किया, तो उसमें क्या किया, उसमें कर्मकांड जोड़ दिया। मतलब पहले लोग जो वैदिक काल था, जब ऋग्वेद की रचना हुई, तो उस समय लोगों का जीवन केवल प्रार्थना से काम चलता था। कैसे, ईश्वर की प्रार्थना करके ही उनको लगता था कि हमारा जीवन यापन बहुत अच्छे से हो सकता है, या सामाजिक जीवन जीने की शैली थी वो केवल प्रार्थना के द्वारा ही उनका काम हो जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा जटिल बना, अब इसमें क्या काम किया, कर्मकांड जोड़ दिए, यज्ञ जोड़, वैदिक काल में यज्ञ हो, लेकिन अब इसमें ब्राह्मण जो आए उन्होंने रचनाएं की, उनको क्या जोड़ा गया, कर्मकांड। मतलब कर्मकांड का मतलब इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई कि किस तरीके से आपको यज्ञ करना है, उनकी सारी सामग्री, इस तरीके की इस सारी चीजों को मतलब कुल मिलाकर ब्राह्मणों में क्या जोड़ा गया, कर्मकांड। इसके बाद आरण्य, मतलब अब कुछ मनीषी हुए, उन्होंने इन कर्मकांडों को देखे, उन्होंने भागी कर, क्योंकि हर व्यक्ति इन कर्मकांडों को पूरा नहीं कर सकता, लोगों को हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था, इसलिए ब्राह्मण रचनाएं की गई, ठीक है, लेकिन इनको पूरे तरीके से जनमानस तक नहीं पहुंचाया जा सकता, या प्रत्येक व्यक्ति इनकी पूर्ति नहीं कर सकता था, इसलिए उनको और अधिक सरल तरीके से बनाने के लिए आरण्य, मतलब अब फिर से एक बार पूरा समाज अपने जीवन को आंकड़े, किसी भी व्यक्ति का जीवन जब वो जन्म लेता है तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेता है मानव, तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक जो आगे ग्रंथ उसमें क्या था, इसी प्रकार की रचनाएं थी, जीवन जीने की शैली थी, ठीक है। इसमें केवल प्रार्थना से काम चलता था, इसमें उन्होंने कर्मकांड जोड़ दिया। अब इसका उन्होंने क्या किया है कि एक स्थान पर बैठ करके भी इस प्रक्रिया को किया जा सकता है, मतलब जनमानस अपने जीवन जीने की शैली में जब अंतिम समय आता है, या जब वो चाहे, तो आरण्य ग्रंथों में उस चीज का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से चिंतनशील होकर के ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष की अवधारणा हर धर्म में, कोई ऐसा धर्म है जिसमें मोक्ष की अवधारणा नहीं है, ऐसा कोई धर्म है जिसमें मनुष्य के जीवन यापन करने की शैली होती है, उसके अंत में मोक्ष की बात ना कही, ऐसा कोई धर्म नहीं है। सभी में मोक्ष की बात की गई है कि जीवन जीने के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति आवश्यक है, और उसी सब करने के लिए ये सारी रचना या कर्मकांड हमारे लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए। फिर उसके बाद आरण्य के बाद उपनिषदों की रचना, उपनिषदों की संख्या आरण्य की संख्या 7 और वेद ब्राह्मण की संख्या 5, कितनी उपनिषद है 108, कितने 108, पुराण कितने हैं 18 पुराण,
18 पुराण। महाकाव्य कितने हैं? 2। तो महाकाव्य में इसमें बहुत है, इसमें मनुष्य स्मृति, यादवान स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति की कहानी है और इसमें सबसे ज़्यादा कहानी कौन है? आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था तो समझ लीजिए न्याय व्यवस्था है जो हमारे यहाँ लॉ चलता है, लॉ वो कहाँ से लिया गया? इनकी स्मृतियों से लिया गया है और उसमें सबसे ज़्यादा स्मृति उत्तर भारत में स्मृति चलती है और दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में कौन चलती है? उस पर टीका टिप्पणी की गई है, टीका लिखी गई है। मेन ज्ञापक नहीं चलती, उस पर टीका लिखी गई है, वो चलती है। इस प्रकार से उत्तर भारत में मनुस्मृति का मतलब कि पिता की संतान की आगे चल करके उसकी संपत्ति का हकदार होगा, लेकिन तब जब पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इन स्मृतियों में क्या है? केवल जीवन, चाहे आपसे वेद से लेकर के स्मृतियों तक जितने भी ग्रंथ लेके गए हैं उनमें सब में भारत के लोगों के जीवन जीने की शैली का वर्णन किया। आपने गीता को पढ़ा होगा, गीता कितना महत्वपूर्ण है, उसमें भी क्या है? उसमें भी जीवन जीने की शैली का वर्णन किया कि किस तरीके से लोगों को एक अच्छा जीवन जीना है और दूसरे लोगों को भी जीने की कलाएं दे, इस तरीके से। तो ऐतिहासिक साहित्य। अब आते हैं इसमें लौकिक। लौकिक मतलब जो थोड़े यहाँ वहाँ से दिए गए हों, उनमें कुछ अलग चीजें हैं, जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है और हिंदी का है, फिर उसके बाद राजनीति है, और इन्हीं में क्या आ जाते हैं? बौद्ध और जैन, इन्हीं में आ जाते हैं। ये हमारा वैदिक है कि अवैदिक? ये क्या होगा? हमारी जी हाँ वैदिक, वैदिक शास्त्र है। और ये क्या हो जाएंगे? अवैदिक। अवैदिक क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये वेदों को ना मानने वाले, ये वेदों को स्वीकार नहीं करते। मैंने कहा वेद कुछ नहीं करते, तो मैंने दिखाया कुछ नहीं, ये वैदिक नहीं मानते। मतलब अवैदिक का मतलब होते हैं ईश्वर को ना मानने वाले। तो जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैदिक। जो ना मानने वाले होते हैं उनको क्या कहता है? अवैदिक। अब आते हैं आपके लौकिक शास्त्र और आते हैं आपकी लास्ट में विदेशी। विदेशी आपके होंगे यूनानी, चीनी हो गए, ईरानी हो गए। ठीक इस तरीके से कंट्री देखना पड़ेगा। सबसे पहले कौन आए? ईरानी आए, फिर यूनानी आए, फिर चीनी आए और भी उसके बाद आए कि मुस्लिम, तीनों का ज़्यादा भारत किया था। और ये भारत में आए, इन्होंने भारत की स्थिति को देखा और भारत पर कुछ ग्रंथ लिखे हैं जिससे हमें भारत की भी इन शासकों के द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अब इसमें अगर कुछ समझ में ना आए तो क्या कराते हैं? जो खुदाई से प्राप्त, किससे प्राप्त? खुदाई से, जो प्रत्यक्ष रूप में हमको दिखाई दे, इनको हम देख सकते हैं। ठीक है।
भाई गंगा स्मारक है या भवन है जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आज भी जो हमें दिखाई दे सकते हैं। अब इन सब का वर्णन किसने किया गया है? शायद स्रोतों में भी किया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है। भले चाहे भौतिक शास्त्र में किया गया हो या विदेशी शास्त्रों में किया गया हो, इनमें भवनों या स्मारकों का वर्णन नहीं किया गया है। इनमें केवल जीवन जीने की सैनिका की वर्णन किया। इस तरीके से हमें किसी भी क्षेत्र के इतिहास को जानने के लिए दो ही सोर्स होते हैं, पुरातात्विक जिनको हम प्राथमिक स्तर के अंतर्गत रख सकते हैं और साहित्यिक जिनको हम द्वितीय स्तर के रूप में देख सकते हैं। और द्वितीय का मतलब क्या होता है? प्राथमिक हो गए जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं, और साहित्यिक वो हो गए द्वितीय जिसमें लिखा है, उनको हम पढ़ करके साबित कर सकते हैं कि वास्तविक रूप में ऐसा था। ठीक है, लेकिन हमारे पास टेक्स्ट तो नहीं, लेकिन लिखा हुआ तो वो भी माना जाएगा। लेकिन तृतीय वो होता है जो किसी के द्वारा किसी ने लिखा हो, किसी ने सुना, इन्होंने इन शास्त्रों से अपने अलग शास्त्र लिखे हो, अर्थशास्त्र से किसी ने अपनी एक अलग पुस्तक लिखी हो, तो तृतीय में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी लिखा है, उन्होंने किसी लिखा है। ठीक है, तो किसी भी चीज से हम कुछ लिखते हैं तो तृतीय बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे भारतीय इतिहास को या किसी विश्व के इतिहास को जानने के लिए भी आप इन्हीं स्रोतों का उपयोग करें। अब आपका आता है कि इन सबको जानने के बाद हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को किस तरीके से क्रमबद्ध रखा। तो अभी हमने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक और आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल आपका कब शुरू होता है? जब आपको लेखन सामग्री प्राप्त होने लगती है। तो ये लेखन सामग्री आपको वैदिक काल से प्राप्त होनी होती है शुरू। हालांकि इसके पहले भी एक दो अभिलेख ऐसे हैं जो हमें मिले हैं, जिसमें है भूगर्भस्थलीय अभिलेख, जो हमें कहाँ से? मध्य एशिया से। कहाँ से मिला है? मध्य एशिया से मिला है। ये सबसे पुराना है, जिसमें ये बताया जाता है कि भारत के 4 देवता हैं, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण। इन चारों देवताओं के सामने एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसका वर्णन रोजगाई अभिलेख है। वो भी क्या है? अभिलेख क्या है? अभिलेख का मतलब क्या है? पत्थर में लिखा है कि इन 4 देवताओं ने साक्षी के रूप में एक डिसीजन दिया था। ठीक है, और उस डिसीजन को लिखे होने के कारण आज भी से मिटा नहीं गया। वो सबसे पुराना अभिलेख है जिसमें उन 4 देवताओं के नाम दिए गए हैं, जो भारतीय इंद्र, मित्र, वरुण और नासम। ठीक है, वैदिक काल में किस शिशु की सबसे किस देवताओं को सबसे ज्यादा प्रथम स्थान दिया गया? इंद्र। किसको पूजा जाता था? इंद्र। और मतलब वैदिक काल में किसको पूजा, वही स्थान किसको प्राप्त हुआ? प्रजापति, ब्रह्मा जिसको हम कह सकते हैं। किसको? ब्रह्मा। वो स्थान किसको प्राप्त हो गया था? ब्रह्मा। जो स्थान वैदिक काल में इंद्र को था, वो स्थान उत्तर वैदिक काल में जाकर के ब्रह्मा, जिसको हम कह सकते हैं प्रजापति देवता, उनसे प्राप्त हो गया। तो इसके बाद आपका आएगा वर्षण काल से, बहुत खास नहीं है, और आद्यैतिहासिक काल में आपका थोड़ी सुविधा आ जाती है और वो थोड़ा सा पश्चिमी सभ्यता बन जाती है। ये तो इसी का वर्णन होता है। वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को वैदिक काल का सबसे पहला आपका जो शास्त्र है माना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक ये प्राचीन है, और आपका जो पहला है, 8वां है, 9वां है और 10वां, ये सारे मंडल आपके 12 में जोड़े गए हैं। इसलिए इस ऋग्वेद की बहुत सारी
सारी लिखी हुई बातें जो हैं वो अथर्ववेद के बाद मानी जाती है, क्योंकि अथर्ववेद की सबसे बाद में रचना की गई है। और ये अथर्ववेद जो आपका है वो किससे रिलेटेड है? कर्मकांड से, मतलब जादू टोना से भरा हुआ है। ऋग्वेद में क्या है? पहले दूसरे से लेकर के सातवें तक ऋषि मुनियों की पारंपरिक तरीके से उनके पारिवारिक या पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले गुरुओं के नाम और उनके द्वारा शास्त्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका कृषि का भी है। आपके पहला जो तृतीय मंडल है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में ये जो मंडल है वो किसको समर्पित है? विश्वामित्र। और इसमें तीसरे मंडल में आपने ये जो गायत्री मंत्र पढ़ा होगा, पढ़ा? ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में विश्वामित्र के द्वारा इसको उद्गत किया गया था। उन्होंने इस पर तपस्या की थी, उसके बाद इसको मंत्र को सिद्ध किया था। इसका वर्णन इसमें है। चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठवां मंडल, सातवां मंडल बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा इनका वर्णन किया गया है, जिनकी जीवन शैली का उसमें वर्णन किया गया है। और आपका जो चौथा मंडल है कृषि से संबंधित है, उसमें कृषि की बातें बताई गई हैं। इस तरीके से 10वें मंडल में आपके पुरुष सूत्र जोड़े गए हैं, आश्रम व्यवस्था जोड़ी गई है। ये सारी व्यवस्थाएं कब जोड़ी गई? उत्तर वैदिक काल में। पहले लोग कैसे थे? कर्म पर आधारित थे। वैदिक काल का जो मनुष्य था वो किस पर डिपेंड था? कर्म पर था। लेकिन आगे चल करके जो जीवन था उसका किस पर डिपेंड हो गया था? जन्म पर। ठीक है, तो वैदिक काल के जो ऋग्वेद के 7 मंडल है उनमें वही सारी चीजें बताई गई है जो कर्म पर डिपेंड थी। लेकिन बाद में जितने भी कांड जोड़े गए हैं वो किससे रिलेटेड है? जन्म पर। ठीक है, जन्म पर इसलिए माने गए क्योंकि उसमें ही आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया। किसमें वर्णन किया गया? ऋग्वेद के 10वें मंडल में आश्रम व्यवस्था का या पुरुषार्थ व्यवस्था का जितनी भी व्यवस्था है उन सबको 10वें मंडल में जोड़ा गया है, जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। अर्थात ये सारी व्यवस्थाएं वैदिक काल में ना करके उत्तर वैदिक काल में आई थी, तभी इसका वर्णन किया। अब आता है आपका अथर्ववेद, सॉरी यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, गर्ग और पद्म। एक कृष्ण में रहता है और एक शुक्ल, एक कृष्ण पक्ष रहता है और एक शुक्ल पक्ष रहता है। तो इसके 2 पार्ट किए गए हैं और दोनों के ब्राह्मण लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक ग्रंथ लिखे गए हैं दोनों पर। ये गर्ग और पद्म दोनों ही है। गर्ग पद्म का मतलब समझते हैं क्या? गद्य होता है रिटन, मतलब एक परिभाषा के तरीके से लिखा गया हो। पद्य होता है दोहा के रूप में। ठीक है, तो गद्य और पद्य का ये मतलब होता है जो एक पूरा टॉपिक के रूप में लिखा गया वो गद्य होता है, और पद्य का मतलब होता है जो चौपाई किसी रूप में लिखा गया। ठीक है, गाया जा सके इसको कुल मिलाकर। और अब आपका आता है तीसरा वेद, सामवेद। तो सामवेद में क्या किया गया है? सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं को यज्ञ के समय कैसे प्रस्तुत किया जाए, गायन शैली के साथ उन मंत्रों को जोड़ा गया है।